गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे नियोजन की सीमाओं के बारे में और आप लोगों को समझ भी आया होगा कि कोई भी चीज़ की अगर लाभ होती है, आवश्यकता होती है, महत्व होती है, तो ऐसी स्थिति में उसके दोष भी निकल के आते हैं। तो आज हम देखते हैं 4.8 पेज नंबर 135, जिसमें है नियोजन प्रक्रिया के चरण। ठीक है, नियोजन प्रक्रिया के चरण में क्या होगा, या उसी को बोलते हैं हम नियोजन की तकनीक। ठीक है, वस्तुतः नियोजन में यह सब कुछ पहले से ही निश्चित करना पड़ता है। ठीक है, नियोजन में यह सब कुछ पहले से ही निश्चित करना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है आदि। नियोजन की प्रक्रिया एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अतः प्रत्येक प्रबंधक को नियोजन के प्रत्येक अवस्था में तर्क संगत कदम उठाने पड़ते हैं। और नियोजन प्रक्रिया की तकनीक और जो चरण हैं वो कितने चरणों पर है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके 9 पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो नियोजन प्रक्रिया के जो चरण हैं 9 पॉइंट तक हम चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण भी है, आवश्यक भी है। एक चीज़ तो पहले बताऊं, नियोजन जो है भावी अनुमानों को या पूर्वानुमानों को या भविष्य उन्मुखी जो अनुमान होते हैं उनको लगाया जाता है, और इसी पर ही क्या होता है, निर्णय को स्थापित किया जाता है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारे जो व्यावसायिक उद्देश्य हैं, उसकी हम पूर्ति कर पाएँ। यानी नियोजन जो है एक निश्चित निर्णय लेने के लिए अग्रसर होता है। तो सबसे पहले आता है लक्ष्य निर्धारण। यानी नियोजन प्रक्रिया के चरण में सबसे पहले आता है लक्ष्य का निर्धारण, अर्थात नियोजन के शुभारंभ में ही लक्ष्यों के निर्धारण से होता है। भाई देखिएगा, बिना लक्ष्य के निर्धारण के अभाव में हम नियोजन नहीं कर सकेंगे। और नियोजन कर रहे हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या चाहिए, आपको लक्ष्य चाहिए। और कई प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं, और मैं आपको मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, नियोजन केवल प्रबंध में चलने वाली प्रक्रिया नहीं, अर्थात वरन हमारे जीवन में भी चलने वाली ये प्रक्रिया का एक अंग है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, नियोजन का शुभारंभ लक्ष्यों के निर्धारण से होता है। और सर्वप्रथम उपक्रम के सामान्य लक्ष्यों का निर्धारण होता है, और तदनंतर विभागों एवं उप विभागों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य निर्धारण का कार्यान्वयन से क्या होता है, काम जो है सुगम बन जाता है, और संस्था के सारे कर्मचारी एवं अधिकारी जो हैं एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सोद्देश्य कार्य करते हैं, और इसके लिए उन्हें लक्ष्यों से भली भांति अवगत करना आवश्यक है। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या हुआ, लक्ष्य का निर्धारण। दूसरा है पूर्वानुमान लगाना। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूर्वानुमान कैसे लगाएं, तो भाई उपक्रम द्वारा निर्धारित हो जाने के बाद, लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद पूर्वानुमान की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और व्यवस्थाएं में स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, पूंजी प्राप्त करने के स्रोत, उत्पादन की विधि, लागत, पारिश्रमिक की दर, विक्रय, कीमत निर्धारण, लाभांश नीति, तेजी मंदी आदि बातों का पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है, जो कि व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक है। यदि सभी बातों का सही से अनुमान लगाया जाए तो नियोजन दिशाहीन हो जाएगा। ठीक है, इस पर आवश्यक रूप से ध्यान देना पड़ता है। अब तीसरा आ जाता है नियोजन की सीमाएं निश्चित करना। तो पहला क्या हुआ, लक्ष्य का निर्धारण, दूसरा है पूर्वानुमान, तीसरा है नियोजन की सीमाएं निश्चित करना।
तो फिक्स ऑफ, लिमिट्स ऑफ प्लानिंग। तो नियोजन की सीमाएं 3 प्रकार की होती है: नियंत्रण योग्य सीमाएं, अंशतः नियंत्रण योग्य सीमाएं और नियंत्रण रहित सीमाएं। ठीक है, तो इन तीनों का इसमें समावेश किया जाता है। चौथी चीज आती है वैकल्पिक कार्य विधियों की समुचित समीक्षा, रिव्यू ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेस। तो नियोजन की सीमाओं के निर्धारण के उपरांत वैकल्पिक कार्य विधियों की समुचित समीक्षा करना भी आवश्यक है। कार्यविधि के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित समीक्षा करना भी आवश्यक है। ठीक है, तो इस श्रृंखला के अंतर्गत क्रियाओं को और कार्यविधि के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक श्रृंखला को अपनाया जाता है। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो वैकल्पिक कार्य विधियों का समुचित मंथन करने तथा विश्लेषण करने से सर्वोत्तम कार्य विधि ज्ञात हो जाती है। तत्पश्चात यह पता लगाना चाहिए कि इन कार्य विधियों का संस्था के मूर्त तथा अमूर्त तथ्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो तथ्य आंकड़ों की सहायता से व्यक्त किए जा सकते हैं उन्हें मूर्त तथ्य कहते हैं, जैसे आय व्यय, रोकड़ की स्थिति इत्यादि। और जो तथ्य आंकड़ों की सहायता से व्यक्त नहीं किए जा सकते उन्हें अमूर्त तथ्य कहते हैं, जैसे ग्राहकों की सद्भावना को कोई आंकड़ा हो ही नहीं सकता। कर्मचारियों का मनोबल, तो हम सभी कर्मचारियों को मनोबल नहीं जान सकते। पांचवा होती है सर्वोत्तम कार्य विधि का चयन, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्सेस ऑफ एक्शन, यानी सर्वोत्तम कार्य विधि का चयन। वैकल्पिक कार्य विधियों की समीक्षा एवं मूल्यांकन के बाद सर्वोत्तम कार्य विधि का चयन करना नियोजन का अगला चरण होता है। वस्तुतः इसे ही निर्णायक बिंदु या योजना का निर्माण कहते हैं। सर्वोत्तम कार्य विधि का चयन, ये अगला चरण होता है नियोजन। अच्छे से अच्छा कार्य विधि का हम क्या करें, चयन करें। छठवा है आवश्यक उप योजनाओं का निर्माण करना। नियोजन में तो हम पूरी बातों को हम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, लेकिन उसका उप विभाजन भी करना होता है। जैसे मूल योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के बाद अन्य सहायक योजना बनाई जाए, जिससे मूल योजना का कार्यान्वयन सुगम एवं सुविधाजनक हो जाता है। प्रत्येक ऐसी योजना लोचपूर्ण होनी चाहिए कि उसके विभिन्न अंगों में आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जा सके तथा प्रतिद्वंद्वियों की व्यूह रचना का सामना करने के लिए उचित मोर्चाबंदी भी की जा सके। यानी ऐसी उप योजना का तैयार करें जिसमें प्रतिभागी जो अन्य जो और उपक्रम है उनसे हम आगे बढ़ें। सातवां जो होता है क्रियाओं के निष्पादन का क्रम व समय का निर्धारण। देखिए भाई, इस चरण के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि भाई कोई भी काम को कर रहे हैं तो वो कितने समय तक का होगा या कितने घंटे का होगा। ठीक है, इसके निष्पादन का स्वरूप कैसा होगा, है ना भाई। तो समय भी और संचालन की दृष्टि से योजना के सुचारू रूप के लिए निष्पादन का भी रूपरेखा तैयार करना होता है। तो ये हुआ क्रियाओं के निष्पादन का क्रम व समय का निर्धारण। आठवां होता है टीम भावना तथा सहयोग। कोई भी नियोजन तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारियों में सद्भाव, परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना नहीं हो। एक टीम भावना से कार्य होता है तो निश्चित सफलता प्राप्त होती है। असहयोग, अविश्वास तथा परस्पर संदेह योजना को असफल बना देते हैं। इसलिए टीम भावना तथा सहयोग का होना बहुत जरूरी है। ये भी नियोजन के चरण हैं। नौवां आता है अनुगमन, फॉलोअप।
अनुगमन का अर्थ होता है योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम लागू करने के बाद उनका अनुगमन अत्यंत आवश्यक है, ताकि बदली हुई परिस्थितियां, आवश्यकताओं एवं वातावरण के अनुरूप योजना में संशोधन किया जा सके तथा संभावित परिवर्तनों के संदर्भ में आवश्यक फेरबदल किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से नियोजन के 9 चरण होते हैं और नियोजन के 9 चरण को आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी कॉपी पर लिखेंगे और लिखने के बाद मुझे बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।